हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके। सो मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन की। आई एम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन। Once you confirm, we will be able to start it immediately. कर दीजिए कंफर्म। तो चलें शुरू करते हैं। आज का हमारा ये सेशन मॉड्यूल ए के चैप्टर 1 जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेट करता है उसके लिए हमारी ये बेस बिल्डिंग क्लास है, जिसमें हम पहले कॉन्सेप्ट को और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं सो दैट आपके फंडास क्लियर हों और फिर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए आप आसानी से उसको आंसर कर सकें। तो चलें शुरू करते हैं। तो लास्ट सेशन के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स को डिटरमिन करते हैं। फैक्टर्स डिटरमिन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। तो ये फैक्टर्स जितनी भी कोटेशंस हैं फॉरेन एक्सचेंज की वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? टाइप ऑफ डिलीवरी के ऑफ फॉरेन करेंसीज के ऊपर। सो कोटेशन मीन्स रेट्स in foreign exchange markets depend on type of delivery of foreign currencies. So foreign currency की डिलीवरी कब की जाएगी इसके ऊपर वो बेस्ड है। एक्सचेंज ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ टू करेंसीज बीइंग डेल्ट विद, तो डिलीवरी के ऊपर बेस्ड है और डिलीवरी दो तरह से हो सकती है। सो डिलीवरी कैन बी स्पॉट डिलीवरी और डिलीवरी कुड बी forward delivery. So spot delivery means immediate, so it is on current basis, और forward delivery means future में। तो जो रेट्स स्पॉट डिलीवरी के लिए यूज की जाएंगे उनको हम कहते हैं स्पॉट रेट्स। जो रेट्स फ्यूचर में डिलीवरी के लिए यूज किए जाएंगे उनको हम कहते हैं फॉरवर्ड रेट्स। जो स्पॉट रेट्स हैं वो किसके ऊपर बेस्ड हैं? वो हैं सो स्पॉट रेट्स आर बेस कोट्स एंड मोर डायनामिक। अब फ्यूचर का जो रेट है वो फिक्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉट, और वो एक बार फिक्स हुआ तो फिक्स रहता है। लेकिन जो स्पॉट रेट हैं वो ऑलवेज चेंज होते रहते हैं। जैसा हमने लास्ट में देखा था, एवरी 3-4 सेकेंड्स दीज रेट्स चेंज। इसीलिए जो स्पॉट रेट्स हैं कंपेयर टू फॉरवर्ड रेट्स दे आर मच मोर डायनामिक, वो एकदम डायनामिक है। रीजंस जो हैं इनके पीछे चेंज होने के वो फंडामेंटल रीजंस भी हैं और टेक्निकल रीजंस भी हैं। हम बात कर रहे थे लास्ट सेशन के अंदर फंडामेंटल रीजंस क्या होते हैं। So fundamental reasons include all those causes and events which affect basic economic and monetary policy of the concerned government. तो फंडामेंटल हम किन को कहते हैं? वो रीजंस, वो कॉजेज या वो इवेंट्स, वो हैपनिंग जो हमारी बेसिक इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी पॉलिसी को इम्पैक्ट करते हैं, तो वो कहलवाते हैं फंडामेंटल रीजंस। तो चलें देखते हैं डिफरेंट फंडामेंटल रीजंस क्या है, लेकिन उससे पहले ये भी देख लें कॉजेज नॉर्मली इफेक्ट लॉन्ग टर्म एक्सचेंज रेट्स। तो जो फंडामेंटल रीजंस हैं ये नॉर्मली लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं। इन शॉर्ट रन मेनी ऑफ दीज हैव लेस इफेक्ट। तो अगर हम बात देखते हैं शॉर्ट रन में, तो शॉर्ट रन में इनका इम्पैक्ट रिलेटिवली कम होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के ऊपर इनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। यानी जो लॉन्ग टर्म रेट्स हैं, एक्सचेंज रेट्स हैं, वो फंडामेंटल रीजन से अफेक्ट होते हैं। सो इसमें फर्स्ट सिचुएशन है बैलेंस ऑफ पेमेंट की। बैलेंस ऑफ पेमेंट, फर्स्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? सो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग है हमारा जो रसीट्स हैं फॉरेन एक्सचेंज में से ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, और जो हमारी पेमेंट्स हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, इन दोनों का जो डिफरेंस है
वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो अगर वो प्लस है तो हम कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है, और अगर वो माइनस में है तो हम कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है। और इन रिसीट्स में हम कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट दोनों ही तरह की रिसीट्स को, दोनों ही तरह की पेमेंट्स को इंक्लूड करते हैं। तो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का इम्पैक्ट क्या है? जनरली ए सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट लीड्स टू स्ट्रॉन्ग होम करेंसी, whereas deficit in balance of payment weakens the same। तो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में बनता हो, यानी हमारे रिसीट्स अगर ज़्यादा हों, उसके कंपैरिजन में पेमेंट्स हमारी अगर कम हों, तो फिर हमारा सरप्लस बनता है। अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में होगा तो उस केस में जो हमारी होम करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरप्लस है तो रुपी जो है इट विल बिकम स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू अदर करेंसीज। ऑन द अदर हैंड, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है, मींस अगर वो डेफिसिट में है, तो उस केस में जो हमारी होम करेंसी है, रुपी है, वो वीक हो जाएगा। क्योंकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नॉर्मली डेफिसिट में रहता है, तो इसी के चलते ओवर ए टाइम पीरियड हमारा जो इंडियन रुपी का वैल्यू कंपेयर टू अदर करेंसीज वो लगातार गिरता रहता है। तो ये इम्पैक्ट हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट का। हमने दोनों साइड को ले लिया, सरप्लस को भी और जो हमारा डेफिसिट है उसको भी। तो आई होप इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर के, इसके इम्पैक्ट को लेकर के एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। देन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, तो ये सेकंड फंडामेंटल रीजन है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का इम्पैक्ट क्या होता है हमारी करेंसी वैल्यू के ऊपर? हाई ग्रोथ लीड्स टू राइज इन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स। तो अगर हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है बिकॉज हमारा ग्रोथ रेट हाई है, तो हाई ग्रोथ रेट इट लीड्स टू राइज इन प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के कारण हमारा एक्सपोर्ट भी इंक्रीज होगा। तो जब हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है तो हमारी करेंसी की जो वैल्यू वो राइज करती है। और अगर हमारा ग्रोथ रेट हाई नहीं है और हमारे एक्सपोर्ट्स रिड्यूस हो जाते हैं, तो फिर हमारा रुपी वीक बन जाता है। तो इसके इस प्रकार से रिलेट कर लेते हैं। हाई ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, तो देयर विल बी इंप्रूवमेंट इन वैल्यू ऑफ होम करेंसी। लोअर ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, अवर होम करेंसी वैल्यू इट विल बी वीकनिंग, तो वो कमजोर हो जाएगी। तो ये रिलेशनशिप होगी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की। देन फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी है गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी में एक तरफ टैक्सेशन होता है और एक तरफ गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है, जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट एक्टिविटी को इम्पैक्ट करती है। नो फिस्कल पॉलिसी कुड बी एक्सपेंशनरी पॉलिसी और इट कुड बी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। सो एक्सपेंशनरी पॉलिसी मीन्स जिसका फोकस होगा ग्रोथ रेट बढ़ाने के ऊपर, और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी जिसका इम्पैक्ट होगा ग्रोथ रेट ना बढ़ाने के ऊपर। उसकी प्रायोरिटी कुछ डिफरेंट हो सकती हैं। सो अगर ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी है तो उसमें हम इंटरेस्ट जो टैक्स लेंगे वो लो लेती है गवर्नमेंट। तो जब टैक्स गवर्नमेंट लो लेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, यानी टैक्स अगर लो लिया जाएगा तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहेगा, तो वो कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है हायर होगा। और अगर हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होगा तो उस केस में करेंसी की वैल्यू, होम करेंसी की वैल्यू इंप्रूव करेगी। तो दिस मीन अगर वो फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। और वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है तो हमारी करेंसी की वैल्यू पॉसिबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट होता है ऑन वैल्यू ऑफ आवर करेंसी? द वे सेंट्रल बैंक अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस and control interest rates and money supply can impact value of currency of their country।
तो मॉनेटरी पॉलिसी अगेन इट कुड बी एक्सपेंशनरी पॉलिसी, इट कुड बी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। अगर मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी है तो उस केस में व्हाट विल हैपन, तो उस केस में एक्सपेंशनरी पॉलिसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होंगे और बैंक लोन ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। उससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट आएगी, और जब इकोनॉमिक ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट आएगी तो हमारी करेंसी की वैल्यू तो वो इम्प्रूव करेगी। सो दिस मीन अगर मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी है तो हमारे रुपये की वैल्यू पॉसिबली इम्प्रूव करेगी, और अगर मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी है तो उस केस में हमारे रुपये की वैल्यू वो डिक्रीज करेगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमने देख लिया, फिस्कल पॉलिसी का इम्पैक्ट हमने देख लिया, मॉनेटरी पॉलिसी किस प्रकार की है उसका इम्पैक्ट हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट्स की। हाई डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट टेंड टू अट्रैक्ट ओवरसीज कैपिटल एंड एज ए रिजल्ट करेंसी एप्रिशिएट्स इन द शॉर्टर पीरियड। अगर हमारे इंटरेस्ट रेट्स हाई हों तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि कंट्री के बाहर से कैपिटल हमारे यहाँ फ्लो इन करेगा, यानी हम ओवरसीज कैपिटल को अट्रैक्ट करेंगे, और जब ओवरसीज कैपिटल अट्रैक्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगी, और फॉरेन करेंसी जब आएगी तो हमारे रुपये की वैल्यू अप्रिशिएट करेगी, लेकिन वो शॉर्ट रन में ही अप्रिशिएट करेगी। सो अगर हमारे इंटरेस्ट रेट हाई हैं जिसके कारण ओवरसीज कैपिटल फ्लो इन करता है तो शॉर्ट पीरियड में हमारा रुपये अप्रिशिएट करेगा, बिकॉज जैसे ही कैपिटल आएगी फॉरेन करेंसी ज़्यादा आ गई, डॉलर्स ज़्यादा आ गए, तो डॉलर की सप्लाई ज़्यादा हो गई तो रुपये की वैल्यू इंप्रूव कर जाएगी अपोजिट करेंसी होने के कारण। लेकिन अगर हम देखते हैं इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में, तो हाई इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी की ग्रोथ है जो उसको स्लो कर देते हैं, और जब इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो होगी तो हमने यहाँ पे देखा था कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हाई है तो फिर हमारे रुपये की वैल्यू इम्प्रूव करेगी, लेकिन अगर ग्रोथ रेट स्लो डाउन करता है तो उस केस में जो होम करेंसी है वो वीकर हो जाएगी। तो इस प्रकार से इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट रहता है। तो हमने ये सारे के सारे रीजंस देखे, तो सारे के सारे फैक्टर्स देखे, तो किस फैक्टर का क्या क्या इम्पैक्ट है, तो ज़रा मुझे थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि आप फंडामेंटल रीजंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और एक रीज़न पहले हम और डिस्कस कर लेते हैं, वो है पॉलिटिकल। सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर है, इट इज़ लाइकली टू लीड टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और उसका रिजल्ट क्या होगा, अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो फिर होम करेंसी स्ट्रॉन्ग बनना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो उसका अपोजिट अफेक्ट होगा। तो पॉलिटिकल में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंक्रीजेस एंड एज ए रिजल्ट होम करेंसी वैल्यू ऑल्सो इम्प्रूव्स। सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी, और जिसके कारण हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो डिक्लाइन करेगी। तो अब आप क्विकली कमेंट कर दीजिए कि फंडामेंटल रीज़न आपने इतने सारे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए हैं। तो आपके कमेंट्स को देख करके जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं फिर वो मोटिवेटेड महसूस करते हैं उन वीडियो को वॉच करने के लिए। तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन हेल्पिंग अदर स्टूडेंट्स। जैसे आपको लग रहा है कि आपकी हेल्प हो रही है, ऐसे आप भी दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं बाय पुटिंग कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। तो डाल दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। Now टेक्निकल रीजंस। सो फंडामेंटल रीजंस के बाद टेक्निकल रीजंस। गवर्नमेंट कंट्रोल कैन लीड टू अनरियलिस्टिक वैल्यू ऑफ द करेंसी रिजल्टिंग इन वायलेंट मूवमेंट्स इन द एक्सचेंज रेट। अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करती है फॉरेन करेंसी की वैल्यू को, तो जो भी वैल्यू मार्केट में हमें नजर आएगी वो अनरियलिस्टिक आएगी। सो जब भी हम रुपये को सपोर्ट करते हैं वैल्यू को, तो देयर कैन बी
अनरियलिस्टिक वैल्यू, और उसका रिजल्ट अल्टीमेटली क्या होगा, तो हमारे रुपये की जो वैल्यू है, एक्सचेंज रेट्स होंगे वो फ्लक्चुएट करेंगे, और वो भी वायलेंटली फ्लक्चुएट करेंगे, यानी बहुत फ्लक्चुएट करेंगे जब जब भी गवर्नमेंट इस प्रकार के कंट्रोल इम्पोज करेगी। फ्रीडम और रिस्ट्रिक्शन ऑन कैपिटल मूवमेंट कैन ऑल्सो अफेक्ट एक्सचेंज रेट टू ए लार्जर एक्सटेंट। अगर कैपिटल मूवमेंट है, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ से अगर कैपिटल आउटसाइड द कंट्री जाता है, या फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री कैपिटल इंडिया में आता है, अगर हमने उसको फ्री रखा हुआ है तो फिर एक्सचेंज रेट स्टेबल रहते हैं। अगर हमने रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की हुई हैं तो फिर वो हमारे एक्सचेंज रेट्स जो है इनस्टेबल हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं। तो ये हो गए हमारे टेक्निकल रीजंस। कैपिटल नॉर्मली टेंड्स टू मूव फ्रॉम लोअर यील्डिंग टू हायर यील्डिंग करेंसीज, रिजल्ट इन मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट। तो वर्ल्ड ओवर ऐसा देखा गया है कि करेंसी का जो मूवमेंट रहता है वो कैसे होता है। वो इकोनॉमी जहाँ इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो वहाँ कैपिटल फ्लो करती है। कहाँ से? लो इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी से। जैसे अगर यूएस के अंदर जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो हैं लेट अस से 3%, इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट जो है लेट अस से आरबी का रेपो रेट हम एग्जाम्पल के तौर के ऊपर लेते हैं, अगर वो 6% है तो हमारी इकोनॉमी हाई यील्डिंग इकोनॉमी बन गई इंटरेस्ट रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यूएस लोअर बन गई। तो क्या होगा, यूएस वाले हमारी इकोनॉमी में पैसा लगाना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे उनकी अर्निंग बेटर हो जाएगी। और अगर हमारे इंटरेस्ट रेट लो हैं और दूसरे किसी कंट्री के हायर हैं तो उस केस में हमारी करेंसी जो हमारे पास पहले आई वो फ्लो कर जाएगी टू दोज इकोनॉमीज, और इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है मूवमेंट इन द एक्सचेंज रेट्स। तो जिन कंट्रीज में लगातार ये फॉरेन कैपिटल आती रहती है उन कंट्रीज की करेंसी उसका रेट इम्प्रूव होता जाता है। अब हम बात करेंगे स्पेकुलेशन रीजंस की। स्पेकुलेटिव फोर्सेस कैन हैव ए मेजर इम्पैक्ट ऑन द एक्सचेंज रेट। स्पेकुलेशन क्या होता है? स्पेकुलेट करते हैं वो लोग जो इस एक्सपेक्टेशन में कि करेंसी के रेट या तो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। अगर उनको लगता है कि करेंसी के रेट फ्यूचर में इंक्रीज हो जाएंगे तो वो फॉरेन करेंसी को परचेज करते हैं। अगर उनको लगता है कि फॉरेन करेंसी के रेट डिक्रीज हो जाएंगे तो फिर वो फॉरेन करेंसी को सेल करते हैं और उसके कारण वो प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। उनको हम कहते हैं स्पेकुलेटर्स। तो स्पेकुलेटिव फोर्सेस कैन हैव मेजर इम्पैक्ट ऑन द एक्सचेंज रेट in an expectation of depreciation of home currency or devaluation of the home currency, speculators will buy base currency। तो अगर हमें स्पेकुलेटर्स को लगता है कि हमारी करेंसी की वैल्यू नीचे जाने वाली है और फॉरेन करेंसी की वैल्यू ऊपर आने वाली है तो वो क्या करेंगे, वो फॉरेन करेंसी को परचेज कर लेंगे। परचेज करके जैसे उनको मौका मिलता है वो हायर प्राइस के ऊपर बेच देंगे। तो उस केस के अंदर वो स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन बन जाती है और ये भी एक्सचेंज रेट को इम्पैक्ट करती है। तो हमारे 3 तरह के रीजंस हो गए, फंडामेंटल रीजंस, टेक्निकल रीजंस एंड स्पेकुलेशन। एंड आई होप एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर सो फार। Speculative deals provide depth and liquidity to the market and at times act as a cushion to if views do not lead to contagious effect। ये speculative deals का पॉजिटिव पार्ट है कि मार्केट को डेप्थ मिलती है, मार्केट को लिक्विडिटी मिलती है उन ट्रांजैक्शंस के कारण, और कभी कभी कुशन भी अवेलेबल होता है। तो ये उसका पॉजिटिव पार्ट है। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस को शुरू करें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। इफ लाइव क्लास एनफ टू पास द एग्जाम? फ्रेंड्स, नो, लाइव क्लास इज नॉट एनफ टू पास द एग्जाम। एग्जाम को पास करने के लिए हमें फुल सिलेबस को प्रिपेयर करना पड़ता है, लेकिन लाइव क्लास आपके स्कोर को बेटर करने में बहुत यूजफुल है। इसलिए कभी भी किसी लाइव क्लास को मिस मत करना, तो आपका स्कोर उससे इम्प्रूव होगा। लेकिन अगर हमने पास होना है तो हमें फुल सिलेबस को कवर करना होगा। सो वी हैव टू कवर द फुल सिलेबस।
सो मैनी स्टूडेंट्स आर यूजिंग IIBF बुक्स फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी। तो जो स्टूडेंट IIBF की बुक्स को यूज़ कर रहे हैं उनके सामने कुछ इस प्रकार के इश्यूज भी रिपोर्टेड हैं। नंबर 1, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स में जो कुछ लिखा गया है, जैसे लिखा है, उसको अंडरस्टैंड करने में स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी आती है, उनको बार बार पढ़ना पड़ता है, फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं। एज ए रिजल्ट lot of time is also consumed and time is always a problem with the bankers। इन बुक्स में जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए वो बहुत थोड़े हैं। हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चन अवेलेबल हैं लेकिन बहुत थोड़े हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाती। और केस स्टडी तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, या तो है ही नहीं, अगर कहीं है तो कहीं कहीं नज़र आएगी। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करें? इनका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन्स में जिन कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं सो हम बहुत आसान बना के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आपकी ये डिफ़िकल्टी सॉल्व हो जाती है और बड़ी आसानी से बहुत क्विकली आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं। इसीलिए आपका टाइम भी सेविंग हो जाता है, जिसके चलते आप पूरे सिलेबस को कवर कर पाते हैं और आपके पास होने की पॉसिबिलिटीज़ इंप्रूव होना शुरू हो जाती हैं। हमारी जो केस स्टडी का पैकेज है, तो केस स्टडीज़ में आपको बहुत सारी केस स्टडीज़ अवेलेबल हो जाती हैं। तो आपको पता होगा कि CIB के अंदर केस स्टडी क्वेश्चन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन बैंक है उसमें आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाती है एंड एज ए रिजल्ट्स आपकी जो पॉसिबिलिटी है पास होने की वो इम्प्रूव कर जाती है। अब ये सारा कुछ अवेलेबल है हमारी ऐप के अंदर या ये अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के थ्रू। तो हमारी वेबसाइट को लॉगिन करें और इन सभी फैसिलिटी को यूज़ करके बेनिफिट लें। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स आर यूज्ड बाय डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स फॉर ट्रेड, ट्रैवल, इन्वेस्टमेंट, हेजिंग, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़। तो हमने इनमें से पिकअप करना है कि किस किस पर्पस के लिए ये यूज़ होते हैं और ये हमारा ऑप्शन आंसर्स हैं। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन आंसर हमारा करेक्ट बनता है। सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स आर यूज्ड बाय डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, जिसमें ट्रेड हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, हेजिंग हो सकती हैं, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो आपको पिकअप करना है कि इनमें से कौन कौन सी हो सकती हैं। 1 to 5 ऑल, 1 2 3 4 ओनली, 2 3 4 5 ओनली या 1 3 4 5 ओनली। तो कौन कौन से पर्पसेस हैं डिफरेंट पार्टिसिपेंट जो इन मार्केट्स को यूज़ करते हैं। कुछ लोग यूज़ करते हैं ट्रेड पर्पस के लिए, जैसे कॉर्पोरेट्स हैं, कुछ ट्रैवल पर्पस के लिए, कुछ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, कुछ हेजिंग पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं और कुछ स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ के लिए भी। यानी ये सारे के सारे ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं। तो इस केस में हमारा ऑप्शन आंसर क्या बन जाएगा? ए हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। Foreign exchange market is a communication system based market with no boundaries and operates round the clock between countries in different time zones in which various countries are located. Number 2, geographically, these markets extend from Tokyo and Sydney in the east and operate through Hong Kong, Singapore, India, Bahrain, Frankfurt, London, Paris, and New York in the west. It is not bound by any walls, brick and mortar marketplace, which is a common feature for commodity markets. It is not profit center activity with a simultaneous potential for losses also. तो बेसिकली ये सारे के सारे फीचर्स हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स के। तो हमने बताना है इनमें ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है और फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है, और ये हमारे ऑप्शंस हैं। ऑल द 4 आर ट्रू, 1 2 3 ओनली आर ट्रू, 3 2 3 4 चाहिए तो ओनली ट्रू, या 1 3 4 ओनली ट्रू। तो हमने बताना है इनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। तो अब सभी स्टेटमेंट को केयरफुली रीड कर लीजिए और फिर आंसर को प्रोवाइड कर दीजिए।
कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? फ्रेंड, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, हमने टेक्स्ट में ये सारा कुछ पढ़ा था। थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी हमने टेक्स्ट में पढ़ा था। सो फोर्थ स्टेटमेंट ये करेक्ट नहीं है, बिकॉज ये प्रॉफिट सेंटर एक्टिविटी है, तो यहाँ पे लिखा इट इज नॉट प्रॉफिट सेंटर एक्टिविटी, इसीलिए हमारा ऑप्शन आंसर क्या बन जाएगा? बी हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा। ऑन एन एवरेज एक्सचेंज रेट्स ऑफ मेजर करेंसीज, जैसे पाउंड है, यूएस डॉलर्स है, वो फ्लक्चुएट करते हैं कितने पीरियड के बाद? 2 to 3 सेकेंड्स, 3 to 4 सेकेंड्स, 7 to 8 सेकेंड्स या 5 to 6 सेकेंड्स। तो जो मेजर करेंसीज हैं इनके एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करते हैं एवरी, तो ये भी हमने ठीक से पढ़ा था, तो दिस वाज 3 to 4 सेकेंड्स। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स इन दुबई फ्रॉम मंडे टू, सो दुबई के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज के मार्केट्स हैं वो कब ऑपरेट करते हैं, कौन से डेज को? मंडे टू विच डे? तो ध्यान रहे दुबई इज ए मुस्लिम कंट्री, तो यहाँ पे कौन से डेज को वो ऑपरेट करते हैं? सो दुबई को संडे को, मंडे से संडे तक, थर्सडे से मंडे से थर्सडे तक, मंडे से फ्राइडे सैटरडे तक, या मंडे से फ्राइडे तक। सो दुबई एक लिबरल कंट्री है, तो यहाँ पे मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी सो दे वर्क फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक वो काम करते हैं। बल्क ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ट्रेड्स आर कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, दिस टाइप ऑफ मार्केट इज कॉल्ड। फॉरेन एक्सचेंज की ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो टेलीफोन के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के द्वारा ऑपरेट होती हैं, इस प्रकार के मार्केट को हम क्या कहते हैं? सो इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट, सेंट्रलाइज्ड मार्केट, ओवर द काउंटर मार्केट या फिजिकल मार्केट। तो इस मार्केट को हम क्या कहते हैं? दैट इज द आंसर वी हैव टू प्रोवाइड। सो दिस मार्केट इज नोन एज, तो इस मार्केट को हम कहते हैं ओवर द काउंटर मार्केट। विद इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी ऑन मोबाइल फोन्स एंड डाउनलोडिंग द ऐप ऑफ मार्केट प्लेयर्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स कैन ईजिली बी एक्सेस्ड। तो ये एक्सेस ईजिली कहाँ हो सकता है? ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स ओनली, ऑन वीकेंड्स ओनली, एट एनी टाइम एंड फ्रॉम एनी प्लेस, या ड्यूरिंग स्पेसिफिक मार्केट आवर्स। तो ये मार्केट का जो एक्सेस है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स का, वो इनमें से कब अवेलेबल रहता है? क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट शैल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16? तो इट इज एट एनी टाइम एंड फ्रॉम एनी प्लेस, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। मेजर बैंक्स विच एक्ट एज मार्केट मेकर्स ऑफर टू वे कोट्स इन द फॉर्म ऑफ, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं जो मार्केट मेकिंग का काम करते हैं वो टू वे कोट्स ऑफर करते हैं, तो ये किस फॉर्म में होती हैं? बाय एंड सेल में, सेल एंड होल्ड में, आस्क एंड बिड में, या ट्रेड एंड इन्वेस्ट में। तो दीज आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, तो ये अवेलेबल रहते हैं बाय एंड सेल की फॉर्म में, जिसको हम बिड एंड आस्क कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स आर ट्रू और फॉल्स? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स को लेकर के कुछ स्टेटमेंट हैं, कुछ फीचर्स हैं, हमने बताना उनमें से ट्रू कौन से हैं और फॉल्स कौन से हैं। तो दीज मार्केट्स आर 24 आवर मार्केट, एन ओवर द काउंटर मार्केट एंड ऑल्सो exchange driven market, global market, no barriers, no specific location, market which supports large capital and trade flows, और liquid low liquid market। और ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो इसको चेक कर लेते हैं इनके फीचर्स को। सो इट इज 24 आवर मार्केट, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये ओवर द काउंटर मार्केट है और साथ में एक्सचेंज ड्रिवन भी है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ग्लोबल मार्केट है जिसके कोई बैरियर्स नहीं, कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट।
Market which supports large capital and trade flow. Yes, this also is correct. Low liquid market. No, this is high liquid market. तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसकी लाइट में ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाता है। तो इस केस में ऑप्शन बी इज आवर आंसर। तो इट इज नॉट ए, इट शुड बी बी। फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो आप उसे इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें भेज सकते हैं। आज का सेशन अगर आपको यूजफुल लगा तो फिर लाइक करने में संकोच ना करें, क्योंकि आपका लाइक करना उसके बेसिस के ऊपर यूट्यूब और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस वीडियो को दिखाने की कोशिश करता है। पर्सनल लेवल के ऊपर आप इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहे होंगे, तो इससे आप हमारी बहुत सारी क्लासेस को मिस कर रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लासेस मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को पुश कर दें। तो चलिए फ्रेंड, अब इस क्लास को हम वाइंड अप करेंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।